खरीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कृषि के समग्र विकास के लिए आयोजित चिंतन शिविर का किया उद्घाटन। कहा, लैब में जो हो रहा है उसे लैंड तक पहुंचाना कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों की है जिम्मेदारी। जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि में निजी क्षेत्र का लाभ उठाने, कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने मृदा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक पोषण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का किया आयोजन। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़े लेकिन मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहे, इस पर काम करने की है जरूरत। मांडविया ने कृषि में वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने पर दिया जोर। किसानों को मौसमी परिवर्तन के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे ई पड़ताल की योगी सरकार करेगी शुरुआत। सर्वे से फसलों की स्थिति जानकर किसानों को सरकारी अनुदान, स्कीम, पॉलिसी का लाभ पहुंचाने में मिलेगी मदद। खरीफ सीजन के लिए सर्वे की हुई तैयारी। रबी, जैद समेत कई विशिष्ट सर्वे को लेकर भी रोड मैप तैयार। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा राज्यों में अगले 12 सहित 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट। केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे उपस्थित थे। चिंतन शिविर में किसानों की कल्याण की योजनाओं को जमीनी सतह पर जायजा लेने, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की योजनाएं कितनी सफल हुई, किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने की योजनाओं को वाकई जमीनी सतह पर लागू किया गया या नहीं, इन सब बातों का लेखा जोखा लिया जा रहा है। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। के साथ इसी तरह का ही प्रकाश पूरे विश्व में आज और आईसीआर दोनों के स्वरूप में देखते हैं तो कई बार हमको अनुभव आता है कि हम एकला विचार करते हैं, लेकिन अगर हमारे विचार में सामूहिकता हो, विचारों का निरंतर आदान प्रदान की प्रक्रिया हो, विचारों में समन्वय हो और हमारे नीति में एक रूपता रहे, तो मैं समझता हूं ज्यादा परिणाम आ सकते हैं। जो लैब में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन के प्रेजेंटेशन देखो तो कई बार आश्चर्य होता है ऐसा भी हो रहा है क्या, लेकिन लैब में जो हो रहा है वो लैंड तक पहुंचाने की जिम्मेवारी कृषि मंत्रालय की और राज्य सरकारों की है। चिंतन शिविर में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 2045 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारी कृषि कहां होगी। इसको सामने रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने अन्न की ऐसी किस्में तैयार की हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं होगा। जब हम सेक्टर के अंदर जब चीज देखते हैं तो ऐसा होगा, तो क्या हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर इन 25 सालों के अंदर हमारा एग्रीकल्चर कहां होगा। और इसके लिए साइंटिस्ट निश्चित रूप से, जैसा कि क्लाइमेट की समस्या का विषय आपके सामने रखा है और हमारे सामने चुनौती भी है, जिस तरह से हमने इन इतने सालों के अंदर
जो अचीवमेंट प्राप्त किए, तो उसके लिए चुनौतियां भी हमारे सामने आई और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमारे किसानों ने मेहनत की, हमारे साइंटिस्टों ने भी उस समय ऐसी वेराइटियां भी निकाली जो क्लाइमेट की चुनौती का सामना करने में जहां तक लगभग सक्षम हुई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने नई दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य वृद्धि और निरंतरता के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में देश के प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र से जुड़े तमाम विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसान की आमदनी बढ़े लेकिन मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहे, इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कृषि में वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने पर जोर दिया। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमारी सॉइल की कंडीशन को भी देखते रहना है, कुदरत का जो क्रम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या कर सकते हैं उसके लिए डिस्कशन है कि क्या साइंटिस्ट कम्युनिटी, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फार्मर्स इकट्ठा होके कंसल्टेशन करके कोई आउटपुट दे सकता है क्या। मोदी जी का जो नया भारत निर्माण का स्वप्न है और मैं 2047 यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हूँ, तब हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें डेवलप्ड कंट्री के अनुरूप हमारा रिसर्च होना चाहिए, हमारा इनोवेशन होना चाहिए, हमारा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमारा आउटपुट होना चाहिए। और देश के फूड बास्केट के तौर पर प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के साथ ही अन्नदाता किसानों की समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया है। सरकार किसानों के सामने मौसमी परिवर्तन के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और उन तक सरकारी अनुदान, योजनाएं और स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे ई पड़ताल की शुरुआत करने जा रही है। मौजूदा खरीफ सीजन में न केवल इस डिजिटल सर्वे के माध्यम से फसलों के निरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि रबी ज़ैद समेत प्रदेश में अन्य डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर रोड मैप का निर्धारण हो चुका है। सर्वे में फसलों से जुड़े आंकड़ों के संकलन के पूरा हो जाने पर ये डाटाबेस के तौर पर उनकी स्थिति का एक विस्तृत ब्यौरा पेश करने में सक्षम होगा। इसके आधार पर विभागों द्वारा किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने, फसलों के मूल्य के निर्धारण में मदद समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मिल सकेगी। इस सर्वे को अंजाम देने के लिए प्रत्येक जिलों में डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स और तहसील स्तर पर तहसील मास्टर ट्रेनर्स की निर्धारण कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें लखनऊ स्थित कृषि भवन में 3 दिन की कार्यशाला में संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सर्वेयर्स, सुपरवाइजर्स व वेरीफायर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में तमिलनाडु मत्स्य पालन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुरुगन ने कहा कि मोदी सरकार ने मत्स्य पालन और इससे संबंधित गतिविधियों के महत्व को स्वीकार किया और इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। देश में मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए आवंटित हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद नीली क्रांति के लिए 5,000 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुरुगन ने कहा कि टूना मछली के लिए एक अलग मत्स्य पालन हार्बर और मरक्कनम में अन्य मत्स्य पालन हार्बर स्थापित किए जाएंगे। इन हार्बर में मछलियों को रखने और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा सहित मौसमी मत्स्य पालन गतिविधियां विकसित की जाएंगी। मुरुगन ने बताया कि देश में मौजूद 1 लाख स्टार्टअप्स में से 400 स्टार्टअप्स मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाददाता सम्मेलन से कहा कि इंतकाल प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य तौर पर इंतकाल संबंधी कार्यों में देरी की वजह से किसानों को परेशानी होती थी। इंतकाल प्रक्रिया ऑनलाइन होने से किसानों के सब काम समय पर सही तरीके से हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर कोई भी आपत्ति के लिए देख सकेगा। अगर किसी की आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो जमीन का
इंतकाल हो जाएगा। सरकार ने जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम को भी जमीनों की रजिस्ट्री करने की शक्तियां प्रदान की हैं। इससे तहसीलों में होने वाली भीड़ भी बढ़ जाएगी, लोगों को काम कराने में आसानी होगी। इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा, वो भी देते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा सहित 12 राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक देश का अधिकांश पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का सामना करेगा। इसमें बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा और बिहार के क्षेत्र शामिल हैं। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इसी के साथ राज्य में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में शुक्रवार शाम को जमकर बारिश शुरू हुई तो जोधपुर, उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। इन जिलों में 3 से 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान में 10 जुलाई तक सूबे के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। और केरल में बारिश का कहर जारी है। 1 से 7 जुलाई तक बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 49 मौतें हुई हैं, जिसमें से 2 लोग लापता हैं। बारिश से अब तक कम से कम 51 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 1266 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में बारिश से राहत और बचाव के लिए कई स्थानों पर 203 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां 7380 लोगों को पनाह दी गई है। वहीं प्रशासन ने कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरकोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के दौरान कुल वर्षा में 7% की रही है। विभाग ने 1 जून से 5 जुलाई तक कुल वर्षा के विश्लेषण में कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 17% और दक्षिणी भाग में 32% कम वर्षा हुई है। हालांकि इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई। देश में किसानों को संबल और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से ही प्रयासरत रही है, जिसके तहत अनेकों किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में क्या है इस योजना की जमीनी हकीकत।
किसानों को आर्थिक बल देने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने 1 दिसंबर 2018 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में मिल रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे न केवल उनको आर्थिक संकट से निजात मिली है, साथ ही उनके परिवार की आवश्यक जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। भारत सरकार की योजना चल रही है 2000 सम्मान निधि आती है, उससे आर्थिक सहायता अच्छी मिलती है, खाद बीज भी लाते हैं और भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी पैसे डालते हैं हमारे को बैंकों में, तो मैं उससे किसान नीति में अच्छा काम कर लेते हैं। पैसा हमको मिलता है तो खेती में हम खाद भी खरीद लेते हैं और अच्छा काम हो जाता है हमारे लिए। बहुत ही अच्छी नीति है, किसानों के लिए अच्छा काम करते हैं, हमें इससे से शांति है, बढ़िया है, हम खुश हैं। किसान समृद्धि योजना के साल भर से हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारा घर का कार्यवाही अच्छा चल रहा है, बच्चों को पढ़ाई खाद बीज में सहायता मिल रही है हमें। हर साल हमें पैसे हर महीने तीसरे महीने 2,000 रुपये मिलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने वाकई इन छोटे और सीमांत किसानों को सम्मान से खेती करने और सम्मान से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संबल दिया है। मंदसौर से राजेश कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्ट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 6 जुलाई को धान का भाव रहा 1,780 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 170 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,950 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह राज्य की लखनपुरी मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 जुलाई को धान का भाव था 1,980 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी में 6 जुलाई को धान का भाव रहा 2,060 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदों में 140 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 6 जुलाई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,200 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव 100 रुपए मजबूत होकर 2,300 रुपए पर हुए। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 6 जुलाई को धान 2,000 रुपए पर बिकी। 7 जुलाई को इसके भाव 100 रुपए चढ़कर 2,100 रुपए पर हुए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,01,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली है। फर्रुखाबाद, झांसी और मैनपुरी मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नीट के मुताबिक गुजरात की डीसा मंडी में 6 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,500 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए की नरमी आई और भाव जा पहुंचा 7,250 रुपए पर। वहीं इसी राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 जुलाई को मूंगफली का भाव था 7,400 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 7,350 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 6 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,150 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,175 रुपए। झांसी मंडी में 6 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,220 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 6,235 रुपए पर हुए। मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 6 जुलाई को मूंगफली का भाव था 6,600 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव 100 रुपए उठकर 6,700 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,04,112 टन बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,80,758 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,76,646 टन का रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। खास खबर में ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर टिम बैरो भारत दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों देशों के एनएसए ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान सर टिम बैरो ने ब्रिटेन में उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों की पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए शिवसेना के दोनों गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार 7 जुलाई को कहा कि उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसक झड़पों के बारे में कहा कि ऐसा लगता है कि 90 के दशक का बिहार है।
विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने एनडीए सरकार के 9 साल की उपलब्धि पर मल्लपुरम में पोनानी लोकसभा क्षेत्र से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले उन्होंने पोनानी में त्रिपगोंडे महाशिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन और मल्लपुरम जिला अध्यक्ष रवि थैलित भी मौजूद थे। वार्षिक अमरनाथ यात्रा को दूसरे दिन भी खराब मौसम के कारण रोक दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। बारिश के कारण पंथियाल, मेहर और रामबन जिले के कई अन्य स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की ताजा घटनाओं के कारण श्रीनगर जम्मू राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। भारतीय सेना के टैंक और लड़ाकू वाहनों ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी को पार करने का अभ्यास किया। भारतीय सेना के बीएमपी इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन ने अभ्यास के लिए पूर्वी लद्दाख के न्योमा में सिंधु नदी को पार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के अनुसार इस 52 करोड़ की चल और अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट शामिल है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।